हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम सिलेक्शन। आज की सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अध्याय नंबर 5 यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव पराक्रम। जैव पराक्रम के अंतर्गत हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस से कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, वो आज सब आपको इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने को मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कितने चरण होते हैं इसके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसको आपको इस प्रकार से समझाया जाएगा कि आप अगर प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर उठाकर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसा कि यहाँ पर 2020 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन वाइज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा किसे जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एक चीज़ जो है वो ये सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है वो हरे पादपों में होती है, मतलब हरे पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो हरे पादपों में किस प्रकार से होती है वो देखिए। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि यह वह पराक्रम है। पराक्रम का मतलब, जैसा कि चैप्टर का नाम है जैव पराक्रम यानी प्रोसेस, यह एक प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया या फिर पराक्रम भी कह सकते हैं, जिसमें स्वपोषी जीव, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। तो बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहा जाता है, और यहाँ पर ये जल है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखा गया है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहा जाता है, ग्लूकोज, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हिंदी में मतलब इंग्लिश में इसे हिंदी में इसे पर्णहरिम कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और क्लोरोफिल जो है वो इंग्लिश शब्द है। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। जैसे कि यह एक पेड़ की डाल है, मतलब कि ये हरी डांड है, तो आपको समझना होगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो पौधे के हरे भाग में ही होती है। तो किस प्रकार से होती है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सूर्य दिया गया है, तो सूर्य की रोशनी धीरे धीरे यहाँ पर आती है और पत्ती पर पड़ती है। तो यहाँ से जो जल आएगा, मतलब पेड़ से, इस पेड़ की जो रूट होती है वो जल खींचती हैं ऊपर को, तो जल पादप जो है इस प्रकार से चढ़ाता है और यहाँ से पत्ती तक ले जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वातावरण में 0.03% होती है, तो ये भी वातावरण के चारों ओर मौजूद है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी पत्ती पर लगेगी, और तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर पत्ती के पास एक चीज़ होती है जिसको आप
आपको ध्यान में रखना है पर्णहरिम। पर्णहरिम जिसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है, मतलब क्लोरोफिल का हिंदी नाम है पर्णहरिम। तो पर्णहरिम की सहायता से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट या फिर आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है। और प्लस क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है। तो इस प्रकार से यही एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो गई। ध्यान रखना, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूछी जाती है किस पौधे में होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह प्रक्रिया जो है वो हरे पौधे में ही होती है। आप दूसरे डायग्राम से समझिए। तो यहाँ पर ये जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश जो जब पत्ती पर पड़ेगा तो पत्ती में पर्णहरिम पाया जाता है। यहाँ पर पत्तियों के इस भाग में पर्णहरिम पाया जाएगा। तो यहाँ पर बाहर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वातावरण में, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ से जो पत्ती होगी वो जल ले जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बाहर निकलेगी। और यहाँ पर स्टार्च लिखा गया है। स्टार्च का मतलब क्या होता है? स्टार्च मतलब यहाँ पर आपको समझिए, आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का एक भाग होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अलावा इसे स्टार्च भी कहा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। यहाँ पर मैंने आप सभी को आवश्यक सामग्री तो बता दिया कि सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, और जल की आवश्यकता होगी। तो इन चीज़ों को आपको लिखना नोट्स में कैसे है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, जैसा कि अगर आप अपने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा तो ये टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री कौन सी होती है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि कच्ची सामग्री जो है, पहली कच्ची सामग्री जो है वो सूर्य का प्रकाश। तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। और दूसरी जो है वो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसे पर्णहरिम भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में होती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे का मतलब क्या हुआ कि जो स्थल पर पौधे हैं वो इसे वायुमंडल, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में पाई जाती है, तो स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में 0.03% पाई जाती है। और जल कहाँ से पौधे प्राप्त करते हैं? तो स्थलीय पौधे, मतलब स्थल पर स्थित पौधे जो हैं वो जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 आवश्यक सामग्री हैं। पहली जो है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ से आपका 2 नंबर 100% पक्का हो गया। तो अब यहाँ पर ये क्या दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का एक क्या दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को जब आप केमिस्ट्री का अपना पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये समझ में आएगा। मोटे-मोटे तौर पर मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें उसके दौरान कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से घटनाएं भी पूछ सकता है पेपर में, तो पेपर की दृष्टि से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना,
मतलब क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो कैसे अवशोषित करती है ये ध्यान रखें कि यहाँ पर लिखा गया है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा, यहाँ पर ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा जो दी गई है उसको अवशोषित करता है। और दूसरा चरण यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन करना। यहाँ पर आप समझिए, प्रकाश ऊर्जा जो है ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा है। अब यहाँ पर ये ग्लूकोज बन गई तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा के रूप में हो गई। और जल के अणु यहाँ पर 12H2O दिखाई दे। यहाँ पर ये जो नंबर से लिखे गए हैं, यहाँ पर 6 लिखा गया है, यहाँ पर 12 लिखा गया है। तो यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, ये आप अपने केमिस्ट्री के पहले अध्याय में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है और इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पर ये जो जल है, यहाँ पर 12H2O लिखा गया है ना, मतलब जल के 12 अणु हैं। तो 12 अणु जो हैं जल के, उनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जो बना है वो जल के अणु से बना है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो जल से निकलती है। और तीसरी प्रक्रिया क्या होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अपचयन का अर्थ यहाँ पर आप समझिए, अपचयन का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ मतलब आप जुड़ना समझ लीजिए। तो अपचयन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दिया गया है, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा गया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज, या इससे ही मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज कहा जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक भाग होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से अपचयन से। उप अपघटन यहाँ पर लिखा गया है, मतलब कि जोड़ने के पश्चात बनता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाया गया किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न MCQ के रूप में पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब जीवों में नहीं, मतलब जैव चीज़ों में, जैसे पेड़ पौधों चीज़ों में होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक का क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन-कौन सी चीज़ कच्ची सामग्री कौन-सी हों। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर आपके पेपर में 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको जितनी चीज़ें यहाँ पर बताई गई वो चीज़ आपको लिख देना है पॉइंट वाइज़, तो आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगली बार आने वाले सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया? यहाँ पर हमने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को डिस्कस किया। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर पर्णहरिम पाया जाता है। तो वो पर्णहरिम कहाँ पर पाया जाता है? अभी आपको यहाँ पर थोड़ा गहराई में मैंने आपको नहीं समझाया, क्योंकि अगली आने वाली टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, पत्तियों में एक छिद्र पाया जाता है, उसका नाम है रंध्र। तो उसके बारे में अगले सेशन के अंदर, तो क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाएगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्लोरोफिल जो है वो यहीं पर पाया जाएगा। अगले आने वाले टॉपिक के अंतर्गत हम उसको डिस्कस करेंगे।
तो फिर यहीं तक इस टॉपिक को रखते हैं। अब अगले आने वाले टॉपिक के अंतर्गत रन धन नामक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम एक एक हेडिंग आपको इस प्रकार से क्लियर करेंगे कि आपके पेपर में आपको 95% स्कोर कराने की गारंटी ले ली है मैंने।